होगा तो आपको उसको लॉजिकली समझना है कि कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पाथवे नहीं बनाना है, वहां पर आपको याद रखना है कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कितनी साइट पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, कितने बार एसएलपी हो रहा है, क्या इसका प्रोडक्ट बन रहा है। हमने इससे पहले पढ़ा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम का। तो क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट जो होता है, पदार्थ जिसका ऑक्सीडेशन होना है, वो क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम। और रेस्पिरेशन का एम ही क्या है, एनर्जी लिबरेट करना। मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और इसके कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होते हैं, मध्यवर्ती यौगिक जो होते हैं, वो फॉर्मेटिव रिएक्शन में भी काम में आते हैं, निर्माण भी करते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन में भी काम में आते हैं। तो हमने कल क्रेब्स साइकिल में ये चीज पढ़ लिया था। कौन कौन मिलकर चक्र की शुरुआत करते हैं, 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम और 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये मिलकर चक्र की शुरुआत करते हैं। प्रथम फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक अम्ल जो कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड, और ये सिट्रिक एसिड होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। इसलिए इस साइकिल को हम और क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल। कहां पर चलती है टीसीए साइकिल की साइड, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है टीसीए साइकिल। अब देखिएगा जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको समझाऊं। सबसे पहली चीज आती है क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन। कितने जगह पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन इसके अंदर हो रहा है 4 टाइम। कितने बार हो रहा है, 4 टाइम। जहां पर फॉर्मेशन हुआ था NaDH2 का और जहां पर फॉर्मेशन होता है FADH2, कितनी बार होता है पूरे साइकिल के अंदर, देखिएगा 4। कितने बार होता है, 4 बार। ऑक्सीडेशन कितने टाइम हो रहा है, 4 टाइम। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का निकलना। CO2 कितने बार निकलती है, 2 टाइम्स। जब 6 कार्बन कंपाउंड से बनता है 5 कार्बन कंपाउंड, मतलब इंटेलिजेंट मींस आइसोएसिटिक एसिड से क्या बन गया, ऑक्सिलो सक्सिलिक एसिड, इंटेलिजेंट ऑक्सीजन करंट। ऑक्सिलो सक्सिलिक एसिड से क्या बना, कीटो ब्यूटेनिक एसिड, मतलब 6 कार्बन से क्या बन गया, 5 कार्बन, तब CO2 रिलीज होगी, और 5 कार्बन से फिर बनेगा 4 कार्बन, तब CO2 रिलीज होगी। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन कितने टाइम होता है, 2 टाइम होगा। बात आ रही समझ में। जहां पर भी NaDH2 और FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, वहां जहां पर भी NaDH2 और FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, सबस्ट्रेट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जो पदार्थ था उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और NAD और FAD का क्या हो गया, रिडक्शन। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन, और जिससे हाइड्रोजन हट जाती है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन। फिर मैंने बात की डीकार्बोक्सिलेशन कितने बार हुआ, जहां पर CO2 बाहर निकली, कितने बार हुआ बेटा, ये चीज याद रखना। एक आ जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, सिर्फ एक ही बार हो रहा है। CO2 भी रिलीज हो रही है और फॉर्मेशन भी हो रहा है NaDH2 का। पाथवे के अंदर देखिएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, जब निकल भी रही है CO2 और साथ में फॉर्मेशन भी हो रहा है। कार्बन से अब आ जाता है SNP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। वो सिर्फ एक बार होता है, 1 टाइम होता है, जब फॉर्मेशन होता है GDP से GTP का। ठीक है, आप देखोगे थायोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है GDP से GTP का। तो सिर्फ एक ही बार डायरेक्ट ATP बन रहा है। GTP किसके बराबर होता है, ATP के बराबर। ठीक है, ATP से इसमें कम एनर्जी होती है। गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर ATP से कम एनर्जी होती है, इसीलिए हम ATP को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। बट गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट में भी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। ये डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है हमें। तो SNP पर, SNP का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ये कितने बार होता है, 1 टाइम। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस हो रहा है, थायोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में, जब सक्सिनिक कोएंजाइम से बन रहा है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ये एक बार हुआ है। अब इसके आ जाते हैं क्रेब्स साइकिल के। क्रेब्स साइकिल में स्टार्टिंग कहां से होगी बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम से, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम जो है
इससे क्या बनता है, पूरी साइकिल के अंदर हम देखते हैं प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है। 1 एसिटाइल कोएंजाइम से बनते हैं 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। किसके बराबर होगा बेटा? 1 NADH2 किसके बराबर होगा बेटा? 3 ATP के बराबर। कितने ATP बन गए? 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। जब 1 FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो कितने ATP मिल जाते हैं बेटा? एंड 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। कितने ATP बन गए बेटा? 12। एक एसिटाइल कोएंजाइम से हमें कितने ATP बन गए? हमारे पास से कितने एसिटाइल कोएंजाइम हैं? 2। साइकिल कितने बार चलेगी? 2 बार। अगर ये साइकिल 2 बार चलेगी तो कितने ATP बन जाएंगे? 24 ATP। अगर साइकिल 2 बार चलेगी तो कितने NADH2 बनेंगे? 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP इक्वल टू 24 ATP। जो कितने ATP के बराबर होंगे बेटा? 24 ATP। इतना नहीं भी याद हो NADH2 FADH2, सिंपल है अपना। एक एसिटाइल कोएंजाइम is equal to 12 ATP। ठीक है, एक बार क्रेब्स चक्र चलेगा तो कितने ATP बनेंगे बेटा? 12 ATP। पर हमारे पास में कितने एसिटाइल कोएंजाइम है? दो पायरुविक एसिड बने थे ग्लूकोज से। 1 ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बने? 2। तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम। अगर 2 एसिटाइल कोएंजाइम होंगे तो कितने ATP क्रेब्स चक्र से प्राप्त होंगे? तो एक बार क्रेब्स चक्र चलने पर 12 ATP बनते हैं। और एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए, एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। अतः क्रेब्स चक्र 2 बार चलता है, इसलिए 24 ATP अणु बनते हैं। आगे बात समझ में? अगर कोई बच्चा इतना भी याद नहीं कर पाए NADH2 FADH2 GTP, इतनी कैलकुलेशन नहीं याद हो तो इतना याद कर ले। एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितने ATP बन रहे हैं? और 2 एसिटाइल कोएंजाइम से कितने बनेंगे? 24। इतना हो जाना चाहिए, बहुत टिपिकल बात नहीं थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। यदि आप भी PAT करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें जायसवाल कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट सीहोर। कॉन्टैक्ट नंबर 8269708686। ये एक पायरुविक अम्ल से एक एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है तो कितने ATP बनते हैं? 3 ATP, है ना? तो एक पायरुविक अम्ल की वैल्यू कितनी हो गई? 3 तो यहाँ पर बने जो, और एसिटाइल कोएंजाइम कितने के बराबर था? 12 के। तो कितने हो गए? 15 ATP। 2 पायरुविक अम्ल कितने ATP के बराबर हो जाएगा? 30 ATP के। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP बन रहे बेटा? 30 ATP। वाटर जुड़ता भी रहता है, निकलता भी रहता है। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड जिससे बन जाता है सिस एक्वाटिक एसिड। सिस एक्वाटिक एसिड से बनता है आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड। और फिर आइसोसिट्रिक एसिड से बनता है ऑक्सेनो सक्सेनिक एसिड। तब फर्स्ट बार होता है डिहाइड्रोजनेस एंजाइम काम करता है और पहली बार ऑक्सीकरण होता है आइसोसिट्रिक अम्ल से। जब ऑक्सेनो सक्सेनिक एसिड बनता है तब फॉर्मेशन होता है NADH2 का। ऑक्सेनो सक्सेनिक एसिड से जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनता है तो पहली बार CO2 रिलीज होती है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर सक्सेनिक एसिड से, ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से जब सक्सेनिल को एंजाइम बनता है तब CO2 भी रिलीज होती है और ऑक्सीडेशन भी होता है। उसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से सक्सेनिल को एंजाइम बनता है, सक्सेनिल को एंजाइम से सक्सेनिक अम्ल जब बनता है तो को एंजाइम निकल जाता है और फॉर्मेशन होता है GTP का। और GTP डायरेक्टली बन रहा है, उसको बोलते हैं SNP सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सक्सेनिक एसिड से फॉर्मेशन होता है फ्यूमेरिक एसिड का, तब बनता है FADH2। सक्सेनिक एसिड का हो जाता है ऑक्सीडेशन और फॉर्मेशन होता है FADH2 का। फ्यूमेरिक एसिड से फिर बनता है मैलिक एसिड
और मैलिक एसिड से फिर अगेन जब बनता है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड तो अगेन फॉर्मेशन होता है NaDH2 का। मतलब कितनी बार ऑक्सीडेशन हो गया? 4 बार। क्रेब्स साइकिल में कितने बार ऑक्सीडेशन हो गया? 4 बार। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने बार होता है? 5 बार। क्योंकि एक बार जब पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तब भी ऑक्सीडेशन होता है। पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में कितने बार ऑक्सीडेशन होता है? 5 बार। और क्रेब्स साइकिल में कितने बार होता है? 4 बार। ठीक है। क्रेब्स साइकिल में CO2 कितने बार निकलती है? 2 बार। और पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में कितने बार निकलती है? 3 बार। कितने मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स। हम रिएक्शन में लिखते हैं ना 6 CO2, कितनी निकल जाती है? 6। क्योंकि क्रेब्स साइकिल में 2 बार चलेगी तो 4 CO2 निकल जाएगी। उधर पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम जब बनता है तब भी 2 CO2 बनते हैं, मतलब 2 बार टोटल 6 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं CO2 के। ऑक्सीडेशन कितने बार हो रहा है? 4 बार, यानी NaDH2 और FADH2 का फॉर्मेशन। ठीक है, हो गया ऑक्सीडेशन। GDP से GDP का निर्माण। आगे कुछ बात समझ में जो चीज़ें आपको याद रखनी है और किसी को ज़्यादा याद करना है तो SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन से स्टेप में होता है? स्टेप नंबर 7 के अंदर। डीकार्बोक्सिलेशन कौन से स्टेप में होता है? स्टेप नंबर 5 और 6 के अंदर। और ऑक्सीडेशन कौन से स्टेप में होता है? स्टेप नंबर 4, 6, 8 और 10। तो याद करना चाहे अगर और डिटेल। नेट गेन कितना हो गया बेटा? 3 NaDH2 1 FADH2 1 GTP is equal to 12 ATP। देखो बेटा इसके बारे में कुछ समझा है? ये नोट हो गया आपका? क्रेब्स चक्र के एक बार चलने पर 12 ATP अणु निर्मित होते हैं या बनते हैं। क्रेब्स चक्र के एक बार चलने पर 12 ATP अणु निर्मित होते हैं। ठीक है, और 12 में से भी डायरेक्ट कितना होता है बेटा? 1। और 11 कैसे? इनडायरेक्ट, जो आगे जाकर कन्वर्ट होंगे ETC के में। ठीक है, फिर देखना एक ग्लूकोज अणु के लिए क्रेब्स चक्र, एक ग्लूकोज अणु के लिए क्रेब्स चक्र 2 बार चलता है। इसलिए 24 ATP अणु 24 ATP अणु बनते हैं। 24 कैसे बनते हैं बेटा? 6 NaDH2 2 FADH2 and 2 GTP। कैसे बनते हैं बेटा? 24। ये कैलकुलेशन है 24 की। साइड चीज क्या हो जाएगी बेटा? डबल, 2 बार चलेगा। ये रखेंगे आपको। नेक्स्ट लिखिएगा अल्फा कीटो ब्यूटेरिक अम्ल। अल्फा कीटो ब्यूटेरिक अम्ल श्वसन और नाइट्रोजन उपापचय के बीच की योजक कड़ी है। नाइट्रोजन उपापचय के बीच की योजक कड़ी है। इसको एडवांस कर देना है ना, मतलब आपको एक चीज समझानी मुझे कि श्वसन कैसे क्रिया होती है? एम्फीबोलिक। इसलिए इस पॉइंट को लिखा हूं। अल्फा कीटो ब्यूटेरिक अम्ल श्वसन और नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें अमीनो एसिड भी बनेंगे। नाइट्रोजन उपापचय के बीच की योजक कड़ी थे। इसके अंदर एक बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम। क्या बनता है बेटा? सक्सिनिल कोएंजाइम। और ये सक्सिनिल कोएंजाइम जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो पढ़ोगे सक्सिनिल कोएंजाइम क्या बनाता है? प्रोटोक्लोरोफिल। और प्रोटोक्लोरोफिल से फिर क्या बन जाता है? क्लोरोफिल। मतलब किसके निर्माण में आवश्यक है बेटा? क्लोरोफिल के संश्लेषण में। किस काम में आ जाता है ये? क्लोरोफिल के संश्लेषण में क्या काम में आ जाता है? सक्सिनिल कोएंजाइम। सक्सिनिल कोएंजाइम से किसका निर्माण हो रहा है बेटा? क्लोरोफिल का निर्माण हो रहा है। आधी बात समझे आपको? सक्सिनिल कोएंजाइम से किसका निर्माण हो रहा है? क्लोरोफिल का पूर्ववर्ती पदार्थ होता है प्रोटोक्लोरोफिल, और प्रोटोक्लोरोफिल का पूर्ववर्ती पदार्थ होता है सक्सिनिल कोएंजाइम। मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम से किसका निर्माण हो रहा है? क्लोरोफिल का। लिखो बेटा सक्सिनिल कोएंजाइम ऐसा बना दो।
अगर प्रोटोक्लोरोफिल आगे नहीं भी लिखोगे, और एक इसका निर्माण करता है क्लोरोफिल ए का। ऐसे ही इसके अंदर एक बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ोगे, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो पता करेंगे कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किस में बदल जाता है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। मतलब वो भी क्या काम कर रहा है, निर्माण कर रहा है। मतलब क्रेब्स चक्र में जो बन रहे हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मध्यवर्ती जो यौगिक बनते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, निर्माण में भी काम आते हैं। ठीक है, इसलिए श्वसन को हम कैसी क्रिया कहते हैं, इसको हटा दे बेटा। बहुत सारा सक्सिनिल कोएंजाइम। सक्सिनिल कोएंजाइम क्या बनाता है, प्रोटोक्लोरोफिल, और प्रोटोक्लोरोफिल से क्या बन जाता है, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए का पूर्ववर्ती पदार्थ क्या है, प्रोटोक्लोरोफिल, और प्रोटोक्लोरोफिल का पूर्ववर्ती पदार्थ क्या है, सक्सिनिल कोएंजाइम। मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि सक्सिनिल कोएंजाइम किसके निर्माण में काम में आ रहा है, क्लोरोफिल ए के संश्लेषण में। मतलब किसका निर्माण कर रहा है बेटा, क्लोरोफिल ए का। पोरफायरिन यौगिक होता है क्लोरोफिल ए, तो ये पोरफायरिन यौगिक का भी निर्माण कर रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम। आगे आप पढ़ोगे पोरफायरिन कंपाउंड, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, इन सब में क्या पाई जाती है, पोरफायरिन बना है। तो इसका निर्माण कौन करता है, सक्सिनिल कोएंजाइम। कहाँ बना है सक्सिनिल कोएंजाइम, क्रेब्स चक्र। ठीक है, इसीलिए हम क्रेब्स चक्र को क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक। इंग्लिश वर्ड है एम्फीबॉलिक। इससे पहले इसका नाम आपने एनिमल क्लासिफिकेशन में सुना है एम्फी। एम्फी का मतलब क्या था, ड्यूअल, दोहरा। दोहरा जीवन होता है जैसे एम्फीबिया का, पानी में भी और जमीन पर। यहाँ पर वर्ड मैंने यूज किया एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक का मतलब क्या हो गया, एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक। उपचय प्लस अपचय। क्या मतलब होता है, उपचय का मतलब होता है जिसमें किसी चीज का निर्माण होता है। तो फॉर्मेटिव रिएक्शन जो होती है, निर्माणकारी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक। और जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक मींस टू कट। ठीक है, जिसमें किसी चीज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रही है, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, अपचय। और अपचय उपचय को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, एम्फीबॉलिक। तो क्रेब्स चक्र कैसी क्रिया हो गई, एम्फीबॉलिक, क्योंकि ब्रेक डाउन भी हो रहा है सबस्ट्रेट का, और साथ में जैसे सक्सिनिल कोएंजाइम किसका निर्माण कर रहा है, क्लोरोफिल, निर्माणकारी अभिक्रिया भी हो रही है। इसलिए क्रेब्स चक्र को सही क्या कहा जाता है, एम्फीबॉलिक चक्र। तो नेक्स्ट पर लिखिएगा, क्रेब्स चक्र को, क्रेब्स चक्र एक एम्फीबॉलिक क्रिया है, और श्वसन को ओवरऑल हम क्या कहेंगे, एम्फीबॉलिक। आपका अगर क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबॉलिक, बी कैटाबॉलिक, तो आपका राइट आंसर क्या लगेगा, एम्फीबॉलिक। अगर एम्फीबॉलिक है ही नहीं तो आप क्या लगा दोगे, कैटाबॉलिक। बाकी ओवरऑल रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है, एम्फीबॉलिक। आगे बात समझ में आपकी क्लियर है, पूरा पाथवे याद करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग बता जरूर दी है मैंने आपको। एग्रीकल्चर में प्रेजेंट में भी नहीं आता है चीज, अगर याद करना है तो भी कोई कोडिंग है। और जो चीजें मेन है, जो इसको समझने से हमें समझ में आ रही है, वो यही क्वेश्चन बेसिस है। ठीक है, चक्र को एक बार और बताऊं मैं, आपके नोट्स में देख रहे हो आप, एक बार और बता दूं मैं, चक्र को देखिएगा, एक बार निकाल दीजिए साइकिल आपके नोट्स में, डायरेक्ट वहां से बता देती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से कोई नोट डाउन करने में गलती नहीं हो आपकी। देखिएगा, सबसे पहली स्टेप देखिएगा, फर्स्ट स्टेप जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम आ रहा है हमारा लिंक अभिक्रिया से, उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दोनों मिलकर चक्र की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहली रिएक्शन में क्या बन जाता है, सिट्रिक अम्ल। क्या बन जाता है, सिट्रिक अम्ल। एंजाइम वर्क करता है सिट्रेट सिंथेटेज। इसके बाद में देखिएगा, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल से बन जाता है सिस एकोनिटिक एसिड, 6 कार्बन। एंजाइम वर्क करता है एकोनिटेज, जो आयरन की उपस्थिति में अपना कार्य करता है। कोफैक्टर क्या होता है इसका, आयरन। सिस एकोनिटेज से बनता है
आइसोसिट्रेट क्या बनता है? आइसोसिट्रेट। आइसोमरेज में वाली प्रोसेस है, कोई बहुत विशेष काम नहीं। यहाँ पर 6 कार्बन से 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है आइसोमेरिक है। तो फिर देखिएगा आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो आइसोसिट्रेट का क्या हो जाता है, इसमें से हाइड्रोजन हट जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और इसको कौन गेन करेगा? जो हाइड्रोजन निकलेगी उसको NAD। ठीक है, एंजाइम हमेशा कौन सा वर्क करेगा? डीहाइड्रोजिनेज। फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो गया है। फिर देखिएगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से बनता है अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड, मतलब 6 कार्बन से क्या बन रहा है? 5 कार्बन कंपाउंड। इस अभिक्रिया के अंदर CO2 रिलीज हो रही, सबको दिख रहा है। एंजाइम कौन सा वर्क करता है? डी कार्बोक्सिलेज। और कोफैक्टर कौन सा होता है? मैग्नीज। इसके बाद में देखिएगा अल्फा कीटोब्यूटेरिक अम्ल से क्या बनता है? सक्सिनिल कोएंजाइम। इस समय डबल काम हो रहा है, एक तरफ तो CO2 भी बाहर निकल रही है और दूसरी तरफ NADH2 का फॉर्मेशन भी हो रहा है। इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है जब अल्फा कीटोब्यूटेरिक अम्ल से सक्सिनिल कोएंजाइम का निर्माण होता है। ये सक्सिनिल कोएंजाइम 4 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर क्या क्या कोफैक्टर होते हैं? TPP, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम और कोएंजाइम। ठीक है, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम से क्या बनता है? सक्सिनिक एसिड। कोएंजाइम रिलीज हो जाता है और ये एंजाइम आप याद रख लेना थायोकाइनेज। GDP से GTP का निर्माण किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? वो एंजाइम है थायोकाइनेज। एक एंजाइम याद रख लेना थायोकाइनेज, बाकी आपकी मर्जी जितना आप याद करो, मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी चल रही जैसे आपने लिंक रिएक्शन में पढ़ा था, बिल्कुल ऐसी अभिक्रिया लग रही है आपको अल्फा कीटोब्यूटेरिक अम्ल से जब आप सक्सिनिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करते हो। बिल्कुल कैसा ऐसे ही पढ़ा था मैं लिंक रिएक्शन में, यही एंजाइम था, ये सारे कोफैक्टर्स थे। अब देखिएगा GDP से क्या बन गया? GTP। GTP और ATP में ऊर्जा की मात्रा लगभग समान होती है, ATP में थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए उसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, गुएनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बन गया? गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिएगा रिएक्शन नंबर 7 में सक्सिनिक एसिड से बन रहा है फ्यूमेरिक एसिड और इसके अंदर एंजाइम काम करता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, जो हाइड्रोजन को हटाता है सक्सिनिक एसिड से और इस हाइड्रोजन को लेता है FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फॉर्मेशन हो जाता है FADH2 का। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनती, कुछ नहीं हो रहा है, फ्यूमेरेज एंजाइम वर्क कर रहा है। अब मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है तो अगेन डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करेगा, मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन से जो हाइड्रोजन हटेगी उसको NAD गेन करेगा और लास्ट में फिर क्या बन गया है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे, फिर से चक्र की शुरुआत हो जाएगी, फिर से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सिट्रिक एसिड का। इस तरह से ये चक्र चलता है। क्लियर हो गया है कहाँ कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है? 4 जगह पर। जो PYQ मतलब MCQ में जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं, ये चीजें आपके लिए काफी है। बाकी चक्र आपके सामने जितने एंजाइम आपको याद करना आप कीजिए, सारे एंजाइम के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जब NAD से NADH2 बन रहा है तो एंजाइम कौन सा वर्क कर रहा है? डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि सब्सट्रेट से हाइड्रोजन को हटाना है। ठीक है, एंजाइम कौन सा वर्क करेगा बेटा? ठीक है, नेक्स्ट चीज मैंने आपको बता दी, जहां पर भी CO2 बाहर निकलेगी एंजाइम कौन सा वर्क करेगा? डीकार्बोक्सिलेज। ये चीज क्लियर है। थर्ड एंजाइम मैंने आपको बता दिया थायोकाइनेज। और कोई डिटेल याद करना चाहे तो एकोनिडेज एंजाइम किस कोफैक्टर की प्रेजेंस से वर्क कर रहा है? आयरन। तो जितना आगे आप याद करना चाहें कौन कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर भी आपको हो तो मैं लिखवा दूं कौन कौन से स्टेप नंबर के अंदर हो रहा है SLP, किसमें हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, इतना बहुत है ना। और बाकी आपको दिया सब कुछ है, मैंने हो गया क्रेब्स साइकिल कंप्लीट, मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट करा है। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं क्रेब्स साइकिल में। अगर 2 बार भी होगा साइकिल, 3 बार भी होगा तो फिर से साइकिल को समझा दूंगी, और पूरा सार यही है, पूरा सार साइकिल का जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार और समझा दीजिए। देखिएगा कल वाली चीज तो क्या है? सबस्ट्रेट कौन है? किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम? एसिटाइल कोएंजाइम को ग्रहण करने वाला, प्रथम बनने वाला
4 तक 6 कार्बन वाले हैं। जैसे अल्फा कीटोप्रोटीन का बनाएगा 5 कार्बन, फिर आगे सक्सिनिक कोएंजाइम से पूरे कितने आएंगे ऑक्सीडेटिव एसिड 4 कार्बन। जहां पर 6 कार्बन से 5 कार्बन हुए वहां पर क्या निकली, जहां पर 5 कार्बन से 4 कार्बन हुए क्या निकली, किस रूप में निकलती, कार्बन CO2 के फॉर्म में। ठीक है, तो जहां पर भी NADH2 और FADH2 बने, देखो साइकिल में कितने बार बन रहे हैं, 4 बार। ये दिख रहा है ना सभी को, NADH2 और FADH2 वही ऑक्सीजन। कितने बार CO2 निकल रही है, 2 बार। देखो ठीक है, जब 6 कार्बन से 5 कार्बन अल्फा कीटोप्रोटीन का अल्फा कीटोप्रोटीन का से सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन मतलब सीधा एटीपी का निर्माण, ये क्वेश्चन हो गया। क्रेब्स चक्र में कितने बार ऑक्सीकरण होता है, 4 बार। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो एक और जुड़ जाएगा, 5 बार। डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो 3 बार, क्योंकि वो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम जा रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन 1 बार है। ठीक है, अब नेक्स्ट शीट में क्या बताएंगे, एक एसिटाइल कोएंजाइम से चक्र की शुरुआत होगी, एंड प्रोडक्ट क्या बनना है, एक FADH2 और एक GP। इसके बराबर हो गए है ना, एक एसिटाइल कोएंजाइम से। पर हमारे पास में कितने एसिटाइल कोएंजाइम, तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी, 24। आगे बात समझना, अल्फा कीटोप्रोटीन का तो इसलिए लिखा क्योंकि एक ही 5 कार्बन वाला, इसको याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट भी अल्फा कीटोप्रोटीन, एक तो पहली चीज ये कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन है। सेकंड ये ब्यूटेरिक अम्ल और निर्माण में भी काम में आ रहा है, अल्फा कीटोप्रोटीन का अम्ल। मैंने अभी बताया था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। ठीक है, एमिनो एसिड सिंथेसिस में काम में आता है। तो यहाँ पर हमारा कितने एटीपी बन गया बेटा, 24 एटीपी बन गए। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब मैंने आपको बताया था एक पायरुविक अम्ल की वैल्यू क्या है, 15 एटीपी। वो भी समझा दिया कैसे है, 12 एसिटाइल कोएंजाइम और 3 2 पायरुविक अम्ल हमारे पास होते तो कितने एटीपी बन जाते, 30। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी बन गए, 30 में से 24 क्रेब्स चक्र में 6 लिंक अभिक्रिया में कितने हो गए, 30 है ना, 30 और 8 कहां पर बन गए, तो एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बन गए बेटा, 30। ये हो गया क्रेब्स चक्र कंप्लीट। जितने क्वेश्चन बनते हैं पूरी बोर्ड में मैंने आपको बता दी। अब बताओ कौन सा पॉइंट समझ में ना आया है। ये मध्यवर्ती प्रोडक्ट बना था सक्सिनिक कोएंजाइम, सक्सिनिक कोएंजाइम से किसका निर्माण हुआ है, मतलब ये क्या हो गया बेटा, कैसी अभिक्रिया हुई, एनाबॉलिक। चीजें टूट रही है इसलिए क्या हो गई, कैटाबॉलिक। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ये हटा दे क्रेब्स चक्र को, क्योंकि आगे वाला चक्र हमें स्टार्ट करना है जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन, ETC टाइमिंग करते हैं ना। इसको हटा दे बेटा, सब कुछ समझ में आ गया। मेन पॉइंट आपको लिखवा दिए हैं मैंने, ठीक है। और आपको नोट से रीडिंग करनी है तो भी करवा सकती हूँ, जैसा आप चाहो, क्योंकि ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। नोट से भी एक बार पढ़ना है कि आपके नोट्स में पढ़ लोगे ना साथ में खुद ही, इतना समझने का नोट्स में से कर लोगे ना रीडिंग, और साथ में अंडरलाइन भी कर दो। जैसे एक पढ़ो आप, बेटा बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप पढ़ो, रीडिंग करो, जगह से क्रेब्स चक्र को पढ़िए। क्रेब्स चक्र TCA क्या नाम है, TCA मतलब इसकी खोज हैंस से क्रेब्स ने की, हैंस से क्रेब्स ने किसमें की थी बेटा, हैंस से क्रेब्स ने कबूतर की मांसपेशी में। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। सारी क्रिया याद है, ग्लाइकोलिसिस का था, लिंक अभिक्रिया मैट्रिक्स नहीं तो PMS पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बनने वाला प्रथम पदार्थ साइट्रिक अम्ल 3 कार्बोक्सिलिक समूह वाला होता है। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला तथा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलकर इस चक्र की शुरुआत करते हैं। क्रेब्स चक्र एक दोहरा पथ है जिसमें अपचय एवं उपचय दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अपचय भी और उपचय समझ में आ गया बेटा, एम्फिबोलिक। क्रेब्स चक्र में सक्सिनिक की हाइड्रोजनेज एंजाइम मैट्रिक्स इस में पर स्टार्ट आना बेटा, सारे एंजाइम मैंने कहा याद मत करो, एक को बोर्ड पर लिखा है जो अपवाद है, कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आंतरिक झिल्ली पर पाया, क्योंकि यही एंजाइम
आंतरिक झिल्ली पर मिलता है। बाकी सारे एंजाइम कहाँ पर मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। सिर्फ एक एंजाइम जो मिल रहा है इनर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो इस क्वेश्चन को। क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं सिवाय क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं सिवाय क्या है बेटा? सक्सेनेट डिहाइड्रोजीनेस। सक्सेनिक एसिड लिख दो, सक्सेनेट तो आयन की फॉर्म है तो। और क्या लिखोगे? तो लिखो एक क्रेब्स चक्र में कितने बार ऑक्सीकरण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रेब्स चक्र में कितने बार ऑक्सीकरण होता है? 4 बार। एक क्रेब्स चक्र में कितने बार ऑक्सीकरण होता है? 4 बार। नेक्स्ट लिखो, सक्सिनिल कोएंजाइम पोरफायरिन यौगिकों के सक्सिनिल कोएंजाइम पोरफायरिन यौगिकों के संश्लेषण में काम आता है, जैसे क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम, अभी नहीं पढ़ा इसको, आगे आप पढ़ोगे हार्मोन के अंदर, साइटोक्रोम जिसको आगे आप पढ़ोगे ईटीसी के अंदर, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, सबके अंदर पोरफायरिन रिंग पाई जाती है और इन सबके संश्लेषण में काम में आता है। देखा ना, सक्सिनिल कोएंजाइम पोरफायरिन यौगिकों के संश्लेषण में काम में आता है। पोरफायरिन यौगिकों के नाम लिखे मैंने, क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन। और अल्फा कीटोन्यूक्लियिक अम्ल किसमें उपयोगी होता है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया है। हाँ, बस इन चारों में ये सारे पोरफायरिन यौगिकों के संश्लेषण में काम में आता है। ये भी लिखे क्या? हाँ, लिखो ना, आपको याद रह जाएगा। पोरफायरिन रिंग किसमें पाई जाती है? ऑल ऑफ दिस। क्लोरोफिल में भी होती है, फाइटोक्रोम में भी होती है, साइटोक्रोम में भी होती है और हीमोग्लोबिन में भी। बहुत है इसके बारे में इतना। सिट्रिक अम्ल में कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। इसलिए चक्र को क्या कहा जाता है? टीसीए चक्र। और क्या पढ़ेंगे? ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, श्वसन श्रृंखला। जितने भी NADH2 और FADH2 हम बनाते जा रहे हैं, उनका अंतिम ऑक्सीकरण, टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहाँ पर आकर होता है? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETS, ETC, कहाँ पर चलता है ये? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, श्वसन श्रृंखला या टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 और FADH2। NADH2 और FADH2 का अंतिम ऑक्सीकरण, जिससे ATP मिल जाए। टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? ETC के अंदर होगा, ETS में होगा NADH2, और जो FADH2 बने तो उसका टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है ETS के अंदर। ठीक है, मतलब जितने भी NADH2 बने, जिससे ATP मिल रही है, ATP तो
कहाँ पर आकर मिलेंगे बेटा? ETS में। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इसमें से हाइड्रोजन हट जाएगा और ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो क्या बनेंगे? ATP बनेंगे। तो इसका अंतिम ऑक्सीकरण FADH2 से हाइड्रोजन हट जाएगा तो अंतिम ऑक्सीडेशन कहाँ पर आकर होता है? ETS में, श्वसन श्रृंखला में। ठीक है, का अंतिम ऑक्सीकरण, और इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव देखिए, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की क्रिया कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या मतलब होता है इसका? मतलब मैं आपको समझा दूं, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस PI लिख दो, IP लिख दो, इनऑर्गेनिक फास्फेट, सिंगल फास्फेट है, इनऑर्गेनिक होती है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अब ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी कहां से मिलती है? ऑक्सीडेशन से। किससे मिलती है एनर्जी? ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीकरण से। ये ऊर्जा कहां से मिल रही है बेटा? ऑक्सीकरण। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, श्वसन से संबंधित है। आगे आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, प्रकाश संश्लेषण पढ़ोगे, तो प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, है ना? ऑर्गेनेली जो होती है वो कौन सी होती है? क्लोरोप्लास्ट। तो उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। वहां पर भी ATP का फॉर्मेशन होता है, पर किसकी एनर्जी से? लाइट एनर्जी से। और यहाँ पर किसकी एनर्जी होगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी। ऑक्सीकरण अपचयन की ऊर्जा से ATP से किसका निर्माण होता है? ATP का। इसको क्या कहना है हम? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो सबसे फर्स्ट आ जाती है ETC की साइट, लोकेशन, किस जगह पर चलता है। तो क्या है इसकी साइट? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया जो है मैं बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन होती है ना? डबल मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन का कोई रोल हम नहीं पढ़ते। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच के स्पेस को पहले माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये सब हम पढ़ लेंगे जब हम सेल पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर हमारे जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीजें उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रहते हैं टेनिस के रैकेट जैसे पार्टिकल्स। क्या लगे रहते हैं? पूरी इनर मेम्ब्रेन में क्या लगे रहते हैं? टेनिस के रैकेट जैसे पार्टिकल, F1 पार्टिकल। ये रेड पेन से बनाती हूँ मैं आपको, ये लिखेगा। पूरी इनर मेम्ब्रेन पर लगे रहेंगे। इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है ना बेटा, इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। ठीक है, अब मैं इतने बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टॉक और ये हेड है, हेड है शीर्ष। ये है F1 का, F1 पार्टिकल। इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम। अभी हमारे ये चीज समझ रही थी। और एक चीज जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल भरा हुआ होता है, इसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। इसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? क्रेब्स चक्र के एंजाइम, सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो अभी हमारा काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। एक तो मैट्रिक्स का जो हमने क्रेब्स चक्र पढ़ लिया है, एक काम किसका आ रहा है? इनर मेम्ब्रेन। बाद में पढ़ेंगे कि इसमें जो है सर्कुलर, नेकेड DNA, 70S राइबोसोम, ये सारी बात की चीजें सेल। अभी ये चीज आपकी समझने की बता रही हूँ। तो ये F1 ऑक्सीसोम जो है यहाँ पर ही होती है ऑक्सीडेटिव। इसका जो हेड वाला पार्ट है, स्टॉक में हेड वाला जो पार्ट होता है, इसमें होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्रिया सिंपल क्वेश्चन कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और डिटेल में गए तो आंतरिक झिल्ली पर। आंतरिक झिल्ली पर भी कहाँ पर? F1 कणों पर। और F1 कणों में भी और डिटेल गए तो हेड में, शीर्ष में। तो साइट आपको समझ आ गई। इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी आपको याद रहेगी। कहाँ पर चलती है? ETC। अब आ जाता है मैक्सिमम ATP
अधिकतम एटीपी का उत्पादन कहाँ पर होता है? आपको मालूम है ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट कितने एटीपी बने थे? दो। क्रेब्स चक्र में कितने बने? 2 जीटीपी। मतलब कुल 4 ही बने सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर 38 में से। बाकी जो 34 बच गए 34 वो सारे कहाँ पर आकर बनते हैं? इसलिए अधिकतम एटीपी की अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर आकर बनते हैं? जब NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा। और ये सब कहाँ पर आते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अधिकतम एटीपी जो होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आ रही बात समझ में? मतलब अधिकतम एटीपी का उत्पादन ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीकरण से अधिकतम एटीपी का उत्पादन होता है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, लिंक अभिक्रिया और ETC। तो कहाँ पर होगा बेटा? ETC 34। बाकी SLP को छोड़ दो तो जितने भी एटीपी हैं वो सब कहाँ पर आकर बनते हैं? ETC। ठीक है। ETC के कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक कंपोनेंट आता है साइटोक्रोम। ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, तो सारे कंपोनेंट में लिखोगे पर साइटोक्रोम जो इसलिए याद करवा रही हूँ मैं आपको। साइटोक्रोम की क्या होती है? चेन होती है। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ओके, ये साइटोक्रोम की चेन है। B, C, C1, A और A3। इसमें अंतिम साइटोक्रोम कौन सा हो गया? साइटोक्रोम A3। ठीक है। और इसकी कोडिंग जो है, कोडिंग बाद में भूल जाया करो याद करके। साइटोक्रोम की श्रृंखला का सही क्रम है तो बिहार चिल्ड्रन एकेडमी। आप बॉम्बे याद कर लो, बिहार जो याद करना है याद कर लीजिए। तो बिहार चिल्ड्रन एकेडमी मतलब B, फिर C और फिर A। और अंतिम साइटोक्रोम कौन सा हो गया? साइटोक्रोम A3। ठीक है, जो आपके मेन क्वेश्चन बेसिस में लिख रही हूँ इसको। और फिर आता है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब हिंदी में लिखेंगे हम अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही। इसको मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटिव में आ चुका है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? ऑक्सीजन। और क्या बन जाता है जब ऑक्सीजन गेन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन गेन कर देता है तो क्या बन जाता है? लास्ट में फॉर्मेशन होता है मेटाबॉलिक वाटर का, जल का निर्माण होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? ऑक्सीजन। तो इसमें सिर्फ आपको नोट्स में 2 लाइन लिख कर दी है। इतना बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेते हैं, अपने हिसाब से उसको नोट करवा लेती हूँ। थोड़ा बहुत इसको नोट करना मेरा पहले उसका मैं आपको नोट करवा देती हूँ। ETS का थोड़ा पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 4-5 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी ETS की। फिर मेरे हिसाब से लिखा तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में उसको, और फिर पूरा पाथवे तो कल बनाएंगे अगर कोई टाइम हो गया तो चैप्टर तो कल बनाना है, पर कुछ पॉइंट्स जरूर नोट करवा लेते हैं। श्वसन कैसा आता है? श्वसन श्रृंखला का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है ऑक्सीजन। गतिशील इलेक्ट्रॉन बाहर, साइटोक्रोम C और कोएंजाइम Q यानी कि यूबिक्विनोन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन आएंगे बेटा? साइटोक्रोम C और कोएंजाइम Q। श्वसन श्रृंखला का अंतिम साइटोक्रोम है साइटोक्रोम A3। दो तरह के होते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एक तो साइटोक्रोम A और एक A3 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। हाँ, मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं श्वसन श्रृंखला के अंदर।
ये होते हैं साइटोक्रोम सी और कोएंजाइम क्यू, यूबीक्विनोन। क्लास हो गया आपके? अच्छा मैथ्स की है ना, 2 से 3 मैथ्स रहती है। केमिस्ट्री रहती है, आज मैथ की लगी थी। पहले केमिस्ट्री की लगी है। अच्छा आज फिर केमिस्ट्री की लगी, आज फिर मैथ्स की होगी और फिर इंग्लिश रहती होगी 3 से 4, मतलब कंटिन्यू चल रही है आपकी क्लासेस है ना, 11 से लेकर 10 से। अच्छा 10 से 11 कौन सी क्लास रहती होगी? AG2 की अच्छा 10 से 12 रहती है। उसमें 2 प्लस 3 अच्छा दोनों रहती है। तो मैं स्टार्ट किया था। हाँ 10 से 12 और 10 बजे से आपकी से 6 घंटे की होगी ना पूरी क्लास है आपकी। 10, 11, 12, 1 बजे आपका ब्रेक होता है 5 मिनट का। मैम पर 7 बजे से कोचिंग लगती है, अच्छा है। अच्छा सुबह में पता नहीं उठते काम वाम करते थे 10 नहीं बजे बेटा, जल्दी बच ये जाए। समय ऐसा है ना, देखो बेटा परिस्थिति ऐसी है कि कई बच्चे जो है वो अप डाउन कर रहे होते हैं, तो किसी पेरेंट्स सुबह 7 बजे अभी छोड़ पाए, क्योंकि कई बच्चों ने रूम नहीं लिया अभी की स्थिति ऐसी है कि ये समय ऐसा चल रहा है कि अपन चाहकर भी टाइम टेबल अभी ऐसा सेटअप नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई पेरेंट्स छोड़ते हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स भी थोड़ा 7 बजे से उनका स्कूल थोड़ी ना चल रहा है, वो भी कुछ अपना दिनचर्या में इतना परिवर्तन भी नहीं कर सकते ना। जब सूटेबल हो जाए सारी क्लास में सभी सहमत हो जाएंगे तो टाइम भी हो जाएगा उनका। फिर जब पूरे जैसे वो बैच का ये जब आपका 6 घंटे का टाइम सेटअप हो गया तो फिर से वो टाइमिंग हो सकती है। हाँ मैम अभी पिछले बेस्ट साल चल रहा है बेटा, ये टाइमिंग बहुत अच्छा चल रहा है। 10 बजे तक आप आते हो, आपका भोजन बन जाता है। अरे बेटा ये एक चीज, ये कंसेप्ट मेरा दिमाग में रखो, चाहे सुबह की क्लास हो चाहे शाम की क्लास हो, पढ़ाई के लिए एक समय आपका बन जाता है, आपकी क्लॉक उस हिसाब से सेट हो जाती है। मतलब अगर आपके दिन में क्लास है तो उसका भी बेनिफिट होता है, कहीं मुझे कहते सुबह की क्लास है तो पढ़ाई सुबह, अरे तो सुबह का पूरा समय आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाता है। आप अपना टाइम वेस्ट करते हो किसी भी रूप में कर सकते हो, मतलब एक बात है। और मान लो जिनका सुबह का चल रहा है वो उनके लिए दिन का समय जो है वो फ्री हो जाता है पढ़ने के लिए। वो मतलब जिनका ये जैसे टाइम चल रहा है दिन का, तो वो रात लेट नाइट तक स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उनको सुबह उठने का टेंशन नहीं रहेगा। हर तरह के टाइम में फायदा मिल सकता है, जो लेना चाहे वो तो उसके सारे टाइम बहुत सूटेबल हो जाते हैं। हाँ और आप चाहते हो कि सुबह भी जल्दी उठने की आदत हो जाए, अभी ठंड आई है बेटा 7-8 बजे तक, तो मतलब ये देखो ना बिल्कुल मौसम के हिसाब से, तो अभी आपका टाइम बहुत बेस्ट चल रहा है बेटा, ऐसा नहीं है। 10 बजे तक आप आराम से खाना खाकर आ सकते हो बनाकर, और फिर आपके 4 बजे तक बिल्कुल एनर्जेटिक रहोगे आप। वो इतना जल्दी खाना नहीं भी हो तो टिफिन का टाइम अभी नहीं मिलता हुआ, टिफिन का अभी माहौल भी नहीं है ना बेटा। अभी ये सारी चीज़ है ना परिस्थितियाँ बदली हुई है कोरोना कारण, तो उसके हिसाब से सब कुछ एडजस्ट, पर 10 बजे तक खाना खा सकते हो है ना, उसके बाद 4 बजे वापस अगर आपका फ्री हो जाओगे तो आप ये खाना वगैरह खा सकते हो। तो हर टाइम बेटा क्या बेस्ट टाइम है, कोई परेशानी का टाइम नहीं है। अब बोलो बेटा बोलो। नहीं मैम क्या है, शाम को जाते हैं तो शाम को फिर हमारा जैसे आलस कर लेते हैं सारे कि सो जाओ, फिर सुबह फिर वही काम।